डेडिकेटेड, जिसमें जो बैंकिंग सेक्टर या फिर जो भी ऐसे इन्वायरमेंट हैं जो थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न रहते हैं, दे ऑलवेज सेट अप देयर ऑन वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड इन्वायरमेंट, राइट? सो हाँ उसमें जी, डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन्स को सेटअप करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज रिजर्वेशन। अगर आप एक लॉन्ग टर्म का सेटअप तैयार करना चाहते हैं, देन यू शुड प्रोसीड विद व्हाट वी कैन से दैट यू शुड प्रोसीड विद द रिजर्वेशन, क्योंकि उसमें आपको टर्म्स परचेज करने पड़ते हैं। द टर्म्स लाइक यू हैव टू बाय द वर्चुअल मशीन्स फॉर 1 year, 3 year, 2 3 years and 5 years। इट्स अप टू यू, राइट, कि आप कितने हम्म। दिन के लिए परचेज करना चाहते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इट विल गिव अस अ एक्सेस, गिव अस अ ऑप्शन कि वी कैन बाय आवर वर्चुअल मशीन and pay in two different terms, like you can pay in EMI monthly basis, and you can also pay the amount based on upfront payment। ओके। सो वो बजटिंग से रिलेटेड हो गया कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे बजट है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट दे सकते हैं। तो आई होप हम्म। कि ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया होगा, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू help you to understand about the concept of some pass services. Those pass services can we can manage for kind of hosting. So ठीक है। if everything is okay, तो हाँ जी। हम अपने अगले पॉइंट पे जा सकते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द VMSs। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट द VMSs, क्योंकि कहीं ना कहीं VMSs जो है ऑटो स्केलिंग का पार्ट कंटेन करके रखता है। सो यू शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ VMSs, वर्चुअल मशीन स्कैल सेट एज वेल। Any idea about VMSs, why it is important and why we need to configure VMSs based computer, a virtual machine? In case of load balancer, to balance the load. लोड बैलेंसिंग आई थिंक हमने पहले डिस्कस किया था। द पार्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग एंड द पार्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। आप बोल सकते हो कि ऑटो स्केलिंग के साथ एलबी को ऐड किया जा सकता है, राइट? हम्म। एंड द ऑटो स्केलिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द क्लस्टर। चलो एक काम करते हैं, ये हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं ताकि ये हाँ पार्ट जी। आपको समझ में आ जाए। VMSS। VMSS ये होता है सर, इसमें threshold, we can set the threshold, so can if the traffic is exceed the threshold, another virtual machine added automatically. हाँ जी, बिल्कुल। VMSS basically help us to set up our environment by using the cluster, and over a cluster we can set up number of virtual machine. With the help of auto scaling, you can set up the threshold of your CPU usage कि maximum CPU usage कितना जाएगा, और minimum CPU usage है तो उसका क्या impact पड़ेगा हमारे environment पे। तो सर जैसे ही बढ़ेगा ट्रैफिक, तो वो ऐड होती रहेगी, जैसे कम होता रहेगा वो कम अपने Remove आप ऑटोमेटिकली re, रिमूव होती रहेगी। ठीक है। exactly, yes। So, for example, this is the cluster for virtual machine, the number of VMs that you want to set up। और इस cluster के अंदर आपने decide किया I'm going to proceed to create our cluster, VMSS cluster, by using 4 different virtual machine। आपने पहले से decide कर दिया कि इसमें हम 4 अलग virtual machine को तैयार करना चाहते हैं। You wanted to add the service of auto scaling as well, and ये जो ऑटो स्केलिंग होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। जब आपके इन्वायरमेंट में नई वर्चुअल मशीन ऐड होती है, जब आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर में कोई चेंजेस ना हो करके एक नई मशीन ही ऐड हो जाती है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। The scaling is also categorized. The scaling, auto scaling contain two different feature. One is scale out, right? एक स्केल इन And होता है। दूसरा होता है स्केल इन। द मीनिंग ऑफ स्केल आउट एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आपका सीपीयू यूसेज 75% के प्लस गया है, ये हमने एग्जांपल लिया है, आप कोई सा भी नंबर डिसाइड कर सकते हो, 80%, 90%, 95%, ये आप हेलो, लाइट गई लग रहा है। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है अब। ओके,
So in case of auto scaling in, auto scale out, इसमें आपका CPU usage high जाएगा. It will add a new virtual machine in the environment. और scale in की बात करें, ये if the डिक्रीज हो CPU, जाएगा। हाँ, और CPU optimization is the less than 25%, तो definitely it हम्म। will remove the virtual machines from the cluster. ठीक है. ठीक है। And we should know about, as a system admin, as a Azure engineer, it's our responsibility. We should know about in which case we need to set up our virtual machines with the help of BMSS virtual machine scale set. Load balancer भी इसी का part है, but load balancer can play the another task. तो जीत कॉर्पोरेट में ये वीएमएसएस कहाँ इतना मतलब यूज होता है कॉर्पोरेट में? कॉर्पोरेट में अगर आप एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, राइट, यू वांट हाँ टू जी। सेट अप अ काइंड ऑफ E-commerce website something. ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई गेम, कोई एप्लीकेशन आप होस्ट करना चाहते हैं, सो इन दिस हम्म। केस आप VMSS को सेलेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज इन केस ऑफ VMSS वर्चुअल मशीन स्केल सेट के केस में क्या होता है कि वी डोंट नो अबाउट कि हमें कितना चार्जेस देने पड़ेंगे. हम हाई अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन की मशीन परचेज कर लें, अगर ऑन डिमांड की बात करें, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन हमने परचेज कर ली, बट अनफॉर्चुनेटली उस हाई कॉन्फ़िगरेशन का हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका यूसेज नहीं हो पा रहा है, राइट. अच्छा। ट्रैफिक हमारे पास बहुत कम आ रहे हैं और हमने मशीन लगा रखी है हाई कॉन्फ़िगरेशन की, तो चार्जेस तो हम्म। हमें पे करने ही पड़ेंगे. दैट्स व्हाई वी शुड सेट अप आवर एनवायरनमेंट विद ऑटो स्केलिंग एंड बीएमएसएस स्केल सेट, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, जिसमें से हमने नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन की एक वीएम को क्रिएट कर लिया है और उस पे ऑटो स्केलिंग सेटअप कर दिया. ठीक है. 4 GB रैम, दो ठीक है। कोर की प्रोसेसर पे एक वर्चुअल मशीन लिनक्स की, विंडोज की, कोई सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप करने के बाद वी एक्टिवेटेड द ऑटो स्केलिंग पार्ट. एंड नाउ, अब अगर हमारे पास लोड कम है, इन स्टार्टिंग डेज वी आर गेटिंग ओनली 5,000 to 6,000 हिट ऑन आवर वेबसाइट, और कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद वही हिट हमारा जो है 20 से 25 हजार हो जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें अपने वीएम में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. 25 हजार हिट का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ग्रोथ किया है, मीन्स जो रेवेन्यू था हमारा वो कहीं ना कहीं हम्म। बढ़ा है, तो आई एम ओके टू पे द अमाउंट फॉर एज्योर रिसोर्सेज. हमें बिल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितना हम बिल पे कर रहे हैं ना, उसका लगभग 75% हम अर्न कर रहे हैं, राइट. सो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम हो. बट इन दैट डेज, स्टार्टिंग डेज, जब आप हम्म। सेटअप कर रहे हो अपने बिजनेस को, तो इमीडिएटली हम पूरा पैसा नहीं लगा सकते. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन. और VMSS क्या करेगा, आपके लोड के साथ साथ वर्चुअल मशीन को बढ़ाता जाएगा, और वर्चुअल मशीन बढ़ेगी तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द एडिशनल अमाउंट. क्लियर? अच्छा, जितनी मतलब हमारी स्केल आउट होती रहेंगी उस हिसाब हम्म. से अब बिलिंग भी बढ़ती जाएगी हमारी। डेफिनेटली नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स ऐड अच्छा। होती रहेंगी ना, तो नंबर ऑफ ठीक है। वर्चुअल ठीक है। मशीन ऐड होने का मतलब है कि हमें जो 3,000 रुपीज पर मंथ हम दे रहे थे, उसका हम 6,000 पे करेंगे. बट डन हाँ, डन। इसमें बेनिफिट ये है कि हमें पेमेंट भी तो मिल रही है, हमारा रेवेन्यू भी तो जनरेट हुआ है, ऑब्वियसली संजय, ठीक है। राइट. सो हाँ ये जी। इस तरीके के कस्टमर को आप अप्रोच कर सकते हो, इस तरीके के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आप उठा सकते हो कि आई एम ओके टू सेट अप माय व्हाट वी कैन से दैट वेबसाइट यूजिंग एज्योर पोर्टल, और वहां से हम बीएमएसएस का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट. ओके ओके, ठीक है। क्लियर. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन स्केल सेट. कंप्यूट ऑप्शन में आएंगे, और कंप्यूट ऑप्शन में आने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन स्केल सेट. ओके, वन वर्चुअल मशीन डेमो VMSS इज रनिंग. आई डोंट बस नो. सर टेस्टिंग फेज में हम स्केल आउट नहीं कर सकते ना? टेस्टिंग फेज में स्केल आउट करने के लिए वही है कि आपको एक बैच फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी. उस बैच फाइल को डबल क्लिक करोगे, मतलब एक तरीके से डीडॉस अटैक करोगे अपने मशीन पे, और डीडॉस अटैक के बाद उसमें CPU ऑटोमाइजेशन आपका 90% 100% जाएगा, तो आपकी अच्छा। VM बढ़ सकती है. तो वी कैन क्रिएट द व्हाट वी कैन से दैट बैच फाइल, और उसको हम रन करा सकते हैं. ओके. ठीक है। लेट मी सेट अप वन वर्चुअल मशीन स्केल सेट. हम्म। कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द नेम ऑफ डी डेमो BMSS.
Central US is our location. I don't want to set up any kind of failover क्योंकि ये zone के बारे में पूछ रहा है. So none without zone I'm going to proceed. यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, which is flexible and another is uniform. So which is correlated to the instances that you want to add in the backend of a virtual machine scale set. अगर आप फ्लेक्सिबल में जाएंगे तो you have option to add multiple VMs and you can modify the virtual machines in our cluster. और यूनिफॉर्म में जाएंगे तो ये लार्ज स्केल के कंप्यूटर्स आपको असाइन करेगा क्लस्टर के ऊपर, and we don't have option to change it. अच्छा, ये चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है. हाँ जी. सिक्योरिटी टाइप में यू नो वेरी वेल अबाउट 3 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. स्टैंडर्ड में जा सकते हैं विच इज कनेक्टेड विद व्हाट वी कैन से दैट विच इज कनेक्टेड विद आवर लेगेसी बायोस. ऐसे सिस्टम जो लेगेसी बायोस से कनेक्टेड हैं वो आपके हम्म. पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के केस में आते हैं. अगर आपने ट्रस्टेड सेलेक्ट कर लिया इट मींस देन जनरेशन 2 की वर्चुअल मशीन आप सेटअप कर रहे हो. और जनरेशन 2 की मीनिंग है कि आपका कंप्यूटर जो है UEFI बायोस को कंटेन करेगा, अच्छा. द लेटेस्ट बायोस को कंटेन करेगा. हम्म. एज्योर ने अपनी तरफ से एक और सर्विस ऐड की है विच इज कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन्स. एक इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. In this case, in this case basically what exactly happen, जब हम बात करते हैं यहाँ पे confidential virtual machine के लिए. सो सबसे पहले यू शुड यूज द एंटरप्राइज अकाउंट. आपको अपने जो जो भी आप अपना सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं ना, यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड यू हैव टू ऐड द कोटा टू यूज दिस पर्टिकुलर सर्विस. और अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से बनाते हैं तो एज पर द डॉक्यूमेंट दे मेंशन कि आपको जो सिक्योरिटी मिलेगी नॉर्मल वर्चुअल मशीन से बेटर सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करेंगे. सिंपल. सर एंटरप्राइज इंजीनियर का काम क्या होता है बेसिकली? नो, एंटरप्राइज इंजीनियर नहीं, एंटरप्राइज अकाउंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. अच्छा, नहीं, आई एम तो नॉट टॉकिंग अबाउट द. एंटरप्राइजेस नहीं, मैं वैसे ही बेसिकली पूछ रहा हूँ जनरली जो एंटरप्राइजेस होती है सर्विस, हम्म. तो उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एंटरप्राइज के अंदर ये एंटरप्राइज, बिलिंग्स एंड ऑल सब हाँ, इसमें आता है? जो इनवाइसेस होती हैं, जो आपका मींस एक तरीके से जो पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करके उनके बिलिंग वगैरह या उनकी कॉस्टिंग वगैरह को कैलकुलेट करना, मींस टोटल रिलेटेड टू द फाइनेंस रिलेटेड टास्क दैट यू आर परफॉर्मिंग. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोट जनरेट करना, कि आप एक तरीके से कोटेशन क्रिएट करेंगे. अगर किसी की डिमांड आती है कि मैं एक वेब सर्वर होस्ट करना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज शेयर मी द कोटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर. तो enterprise administrator can calculate and give us a 2 or 3 different method कि हमारे पास ये अलग अलग मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप अपने इस पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकते हो. ठीक है. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा सा और यहाँ पे बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में. ओके. डन. आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दैट. स्टैंडर्ड में जाते हैं. सर्वर 2016 की वीएम हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं. 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, 4 गीग ऑफ रैम, नॉट एन इशू. सेंट्रल यूएस इज आवर अपर लोकेशन. और यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितना रखना चाहते हैं आप क्लस्टर में. सेम कॉन्फ़िगरेशन. सी, 2 कोर प्रोसेसर, 4 गीग ऑफ रैम. हाउ मेनी वीएम्स यू वांट टू क्रिएट? 4 अलग वीएम हम तैयार करना चाहते हैं. ठीक है. Sorry, 3 virtual machines we want to create in our virtual machine scale set. Next, अभी हम इसको करेंगे next. This is the panel where we can decide, do you want to proceed with the spot instance? So any idea about the spot instance? क्या होता है spot instance? इसका आइडिया नहीं है जीत. Okay, spot instance क्या होता है ना? Spot instance लाइक जब भी आप लैपटॉप परचेज करने जाते हो, अगर हम अपने लेमन टर्म में अगर इसको आइडेंटिफाई करें ना, तो जैसे आई एम प्लानिंग टू परचेज द लैपटॉप. ठीक है, तो जब आप लैपटॉप परचेज करने की बात करते हैं ना, तो दो चीजें हम क्लियर करके चलते हैं. एक हमारा बजट और दूसरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, करेक्ट. एक हमने डिसाइड कर लिया कि मैं 30,000 से ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा. आई डोंट हैव अ बजट मोर देन 30,000, राइट? तो
अब उस केस में आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। आई डोंट थिंक उसमें कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे 8 जीबी की मशीन मिलेगी या 16 जीबी की मशीन मिलेगी। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया अपना बजट कि इतने से ज्यादा पेमेंट देनी ही नहीं मुझे, कुछ भी हो जाए, राइट। हाँ जी। दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बजट को हम नहीं मैटर करते, बजट को हम फ्रंट पे नहीं लाते, हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को फ्रंट पे लाते हैं। हमें एनी हाँ जी। हाउ 32 GB रैम कोर i7 की मशीन विद 512 SSD में कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, दैट्स इट। उस केस में आप बजट नहीं डिसाइड करोगे। इज दैट हाँ जी। क्लियर? हाँ जी। स्पॉट इंस्टेंसेस क्या कहता है कि ठीक है, हम अपने कस्टमर से पूछेंगे कि भाई आपका बजट कितना है, हाउ मच यू रेडी टू पे, पर ओके। आवर के बेस पे या पर मंथ के बेस पे आप कितना पे कर सकते हो। जैसे मैंने डिसाइड किया कि आई एम रेडी टू पे 2.5 रुपीज पर आवर, आई एम गो विद 2000 रुपीज पर मंथ। ये मैंने पहले ही बता दिया एज्यूर को स्पॉट ओके। इंस्टेंस के केस में। अब वो डिसाइड करेगा कि भाई बंदे का बजट 2000 है, चलिए हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इसको दे सकते हैं। ओके। गॉट इट? According to हाँ the जी। customer's budget, they will create another hardware configuration based virtual machine जो कि 1.75 गिग की रैम मिलेगी, मतलब पूरे 2 GB भी नहीं, 1.5 GB ठीक की है। रैम की कंप्यूटर ये तैयार करेगा, राइट। 0.75 GB के कंप्यूटर ये तैयार करेगा, बिकॉज इसने हमारे रिक्वायरमेंट समझी है। दिस इज ठीक स्पॉट है। इंस्टेंस। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क, डेफिनेटली एसएसडी हम यूज करना चाहते हैं अपने सभी सिस्टम में, एंड दो हम्म। तरीके की आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी। आप 128 GB की हार्ड डिस्क जो है बेस मशीन में रखना चाहते हो, 256, 512, 1 TB एंड 2 TB। ओके। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है ना, ये उसकी कैपेसिटी को डिसाइड कर रहा है। ठीक है। तो डेफिनेटली उतना ज्यादा हमारा टास्क नहीं है, सो आई डोंट वांट टू गो विद 256 GB, तो इनफ है 127 गिग का। एंड क्लिक नेक्स्ट। दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पैनल दैट वी नीड टू कीप इन माइंड जब भी हम बात हम्म। करते हैं अपने इन्वॉल्वमेंट की। और यहाँ पे जो नेटवर्किंग का पार्ट है, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू सेट अप आवर मल्टीपल वर्चुअल मशीन, एक ही नेटवर्क में हम मल्टीपल VMs तैयार करना चाहते हैं, तो VNet हमारे पास है नहीं, हम इसी को यूज करना चाहते हैं। हम्म। ये आपको दो ऑप्शन देगा, डू यू वांट टू क्रिएट लोड बैलेंसर फॉर दिस कंप्यूटर, या आप अपने इस कंप्यूटर को जो वर्चुअल मशीन आप बैकएंड में तैयार कर रहे हो, डू यू वांट टू यूज फॉर एप्लीकेशन गेटवेज एज वेल। ओके। आई होप यू हैव आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ एप्लीकेशन गेटवे और एज्योर लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस एप्लीकेशन है। गेटवे तो वही होता है ना जो यूआरएल बेस्ड होता है, कि उसमें हम जैसे एक स्लैश करके एक फोल्डर नेम डाल दें या कुछ डाल दें तो वो वहीं पे रिडायरेक्ट करता है आपको वो तो एप्लीकेशन गेटवे डीएनएस में। नेम होता है, ट्रैफिक मैनेजर से होता है, डीएनएस नेम से वो हम एक्सेस कर पाते हैं। ये पढ़ा तो है एप्लीकेशन गेटवे, याद नहीं आ रहा। ट्रैफिक मैनेजर होता है, डीएनएस नेम लोड बैलेंसर। नहीं, ट्रैफिक मैनेजर तो अलग हो गया ना, दो डिफरेंट लोकेशन में बैठे हुए सिस्टम को, दो डिफरेंट लोकेशन में जो सर्वर्स हैं उनके बीच में एलबी तैयार करने के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट में आता है, पिक्चर में आता है। सर भूल गया, गेटवे पढ़ा था। चलो कोई नहीं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे और अपना लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ एलबी, द मीनिंग ऑफ एलबी इज रिलेटेड टू द, अगर आपको अपने मल्टीपल सेटअप बैकएंड में क्रिएट कर रखा है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन या वेब सर्वर आपने स्टैब्लिश कर रखा है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर, कि आप चाहते हैं कि जो लोड बैलेंसर है मीन्स जो वेबसाइट्स हैं वो हमारे हम्म। दोनों वेब सर्वर पे जो है पिंग करें। क्लियर? सो इन दिस केस ओके। लोड बैलेंसर कम इनटू द पिक्चर। यहीं पे अगर हम बात करते हैं अपने एप्लीकेशन गेटवे, तो इट वर्क जस्ट लाइक एज अ लोड बैलेंसर, बट डिफरेंस क्या होता है, लोड बैलेंसर मस्ट बी connected, load balancer must be configured on your on VNet, और एप्लीकेशन गेटवे के लिए आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका एप्लीकेशन गेटवे दो सबनेट को कंटेन करें।
अच्छा, ये प्री रिक्विजिट है इसका। दिस इज द प्रीरिक्विजिट। दूसरा, बेनिफिट्स की बात करें, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, राइट, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि यू कैन सेट अप द एसएसएल सर्टिफिकेट। आपके अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट अच्छा। क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कस्टम डोमेन को अटैच करा सकते हैं। यू कैन ऐड योर कस्टम डोमेन, जो भी आप कस्टम डोमेन परचेज कर रखे हैं उसको भी आप इसमें अटैच करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इट इज मोर secure then it is more secure than what we can say that normal load balancers। LB से कहीं ज्यादा है ये सिक्योर माना जाता है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर राइट नाउ, बट नेटवर्किंग में हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकॉन एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ एडिटिंग। और अभी हमने कोई भी पोर्ट एक्टिवेट नहीं किया, राइट। सो यू मस्ट नीड टू अलाउ द इनबाउंड पोर्ट, अदरवाइज आपको आरडीपी नहीं एक्सेस करने को मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू सेट अप अ आरडीपी पोर्ट 3389, ताकि हम अपने वर्चुअल मशीन्स को, जो भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हमने तैयार कर रखी है ना, उन वर्चुअल मशीन्स का आरडीपी आसानी से एक्सेस कर सके। ऑलराइट। ठीक है। तो ओके, हमें ये पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट पे करना है। इसके बाद जितनी भी वर्चुअल मशीन्स होंगी उन सबको हम डायरेक्टली उसका एक्सेस ले सकते हैं। ओके। एंड दिस इज द मैनेजमेंट पैनल। ऑल गुड, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आता है हेल्थ का, देन एडवांस। और वी आर अनेबल टू फाइंड द ऑटो स्केलिंग ऑप्शन ना। ऑटो अभी स्केलिंग का तक तो ऑप्शन आया था? अभी नहीं आया आया। तो नहीं, पर आगे तो टैग्स ही है नॉर्मल, आगे कहाँ पे आएगा, या तो मिस हो गया। मैनेजमेंट में शायद से है ये। सर सबसे स्टार्टिंग में था नंबर ऑफ इंस्टांसेस जब आपने सेलेक्ट किए थे फ्री। नीचे जाके कॉन्फ़िगर स्केलिंग ये है ऑप्शन। यहाँ पे। स्केलिंग मोड। हाँ, ऑटोमेटिकली ये मैनुअली अपडेटेड है, बट वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड यू शुड कॉन्फ़िगर इट। ऑटो स्केलिंग में कॉन्फ़िगर करेंगे तो जस्ट कई सारी चीजें चेंज हुई हैं पोर्टल के ऊपर, राइट। थ्रेश थ्रेशोल्ड आई थिंक इसमें हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना, हाँ, अब कितना। जब आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। दिस इज द पैनल अच्छा। जहाँ से हम ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। ऐड ऑटो स्केलिंग कंडीशन पे क्लिक करेंगे एंड दिस इज द पैनल where we can decide the auto scaling. So you can set the auto scaling panel, like I'm going to proceed with demo। एंड इनिशियल इंस्टेंस काउंट हमने कितना डिसाइड किया था? 3 थ्री। डिसाइड किया था कि एटलीस्ट जब हम स्टार्टिंग करें अपने इंस्टेंस को सेटअप करने के लिए अपने क्लस्टर के अंदर, तो 3 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस, कि भाई कुछ भी हो जाए एक इंस्टेंस रन करना ही चाहिए। और हम्म। मैक्सिमम कितना तक जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ आवर वेबसाइट, मैक्सिमम 10 बहुत है। गॉट इट? ठीक है। 1 तो और 10 मतलब के आप ये बीच कह में। रहे हो कि मैक्सिमम ये है कि स्केल आउट का कंडीशन है ना, कि मैक्स 10 ही चले जाएं, इससे ऊपर एक्सीड ना हो। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब आपका सीपीयू ठीक यूसेज है। कितना भी बढ़ जाए 10 इंस्टेंसेस से ज्यादा काउंट नहीं हो पाएगा। और मिनिमम ठीक है। सीपीयू यूसेज 0 हो जाए फिर भी आपके पास एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल रहेगी। ठीक है। दिस इज द पैनल स्केल आउट। 75% हमने स्केल आउट डिसाइड कर लिया कि इन केस ऑफ अगर हमारा सीपीयू यूसेज 75% प्लस जाता है तो एक इंस्टेंस ऑटोमेटिक इसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो 3 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मैक्सिमम बढ़ करके 10 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द लिमिट दैट वी और डिसाइडेड। जीत, ये जो 3 है, ये जब हम डिप्लॉय करेंगे तो 3 बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे हमारे पास। 3 तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ना, हम चाहते हैं कि ठीक है। क्लस्टर की स्टार्टिंग हम 3 ठीक है। से करें। ठीक है। और सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन इन सॉरी, ये है अपने इंस्टेंस पास कंट्री, ये क्या चीज़ इंक्रीज है? इंस्टेंस काउंट। कितने अच्छा, नंबर काउंट ऑफ है। इंस्टेंस आप काउंट करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है। ठीक है।
एज इट इज ये स्केल आउट की बात हो गई। यहाँ पे हम बात करेंगे स्केल इन की। स्केल इन में हमने डिसाइड कर लिया 35 बहुत है, बिकॉज वी वांटेड टू सी द रिजल्ट, कि हमें ये देखना है कि काम कैसे करता है। 35 हमने परसेंटेज डिसाइड कर लिया, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस डिक्रीज बाय, ठीक है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस डिक्रीज बाय, कि कम से कम एक इंस्टेंस जो है वो माइनस होता जाए या डिलीट होता जाए हमारे इन्वायरमेंट से। करेक्ट? ठीक है। चलो सर नेक्स्ट। इसमें वर्किंग मेन वर्किंग क्या डिफरेंस होगा लोड बैलेंस और ऑटो स्केलिंग में? मेरे वर्किंग लोड बैलेंसर सिर्फ आपके जो ट्रैफिक्स है ना, जो कस्टमर आपकी वेबसाइट लॉगिन करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, उन वेबसाइट के ट्रैफिक को डिवाइड करने का काम करता है लोड बैलेंसर। हम्म, लोड बैलेंसर कभी भी आपको एडिशनल वर्चुअल मशीन ऐड करके नहीं देगा। लोड बैलेंसर कभी भी एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को रिमूव करके नहीं देगा। ठीक है। तो ये आप सारा ऑटो आप स्केलिंग करेगा? हाँ, जो ऐड या रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटो स्केलिंग की है। अब खाली लोड बैलेंस से ट्रैफिक मैनेज करेगा? वो सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने का काम करेगा, कि जो नंबर ऑफ हिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ हिट्स आप के VM1 पे जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ हिट्स VM2 पे जा रहा है। ये सिर्फ हमारे ट्रैफिक्स को डिवाइड करने का काम करेगा। पर ये तो थ्रेशोल्ड भी कर रहा है सर। सॉरी? जो थ्रेशोल्ड होता है, हाँ जैसे हमने 75% किया तो लोड बैलेंस से ट्रैफिक। लोड बैलेंसर जो होगा, हाँ, हेलो, आई कैन हियर यू। मैं बोल रहा हूँ लोड बैलेंसर जितना ट्रैफिक 70 थ्रेशोल्ड हुआ तो एक्सीड हो गया तो दूसरा वर्चुअल मशीन अपने आप ऐड हो जाएगा, है ना? नो, इन केस ऑफ लोड बैलेंसर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये केवल नहीं, आपकी ऑटो ऑटो स्केलिंग है। स्केलिंग का है। ऑटो स्केलिंग का है ना पार्ट। जी, खाली लोड बैलेंस से ट्रैफिक को डिवाइड कर रहा है वर्चुअल लो- मशीन्स पर। हाँ, अगर आपकी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक वर्चुअल मशीन की कैपेसिटी है 5000 हिट संभालने की एट द सेम टाइम। ठीक है? आपने बैकएंड में 2 VM लगा दी, मैनुअली 2 VM कॉन्फ़िगर कर लिया, मतलब 10,000 हिट आप संभाल सकते हैं। ये आपके जो VMs है ना, लोड बैलेंसर क्या करेगा, 5-5 हजार हिट्स को डिवाइड कर देगा। एंड थिंक अबाउट कि अगर अपने पास 15,000 लोगों ने हमारी वेबसाइट ओपन करना स्टार्ट कर दी, तो लोड बैलेंसर हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा कि नई वर्चुअल मशीन ऐड कर दे। वो हमारे दोनों सर्वर को डाउन कर देगा। सर जैसे 15,000 सीधा रिक्वेस्ट आई तो 5-5 हजार करके वो डिवाइड कर देगा वीएम्स पे, दस है ना? हजार 5-5 हजार की कैपेसिटी थी। ठीक है, 5-5 हजार की कैपेसिटी थी, जिसमें से हमने 2 वर्चुअल मशीन बैकएंड में ऐड कर दिए। तो ठीक है। लोड बैलेंसर ने क्या किया, 10,000 हिट देखा, 5-5 हजार डिवाइड कर दिया। अब अगर हिट जो है 15,000 की आ गई, तो वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी 5-5 हजार ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और बहुत ज्यादा हिट आने के बाद मे बी कि हमारा जो सर्वर है, जो वेबसाइट है, वो डाउन भी हो सकती है। अब जब सर्वर ऐड होगा ये ऑटो स्केलिंग कर रहा है ना पीछे से? ये ऑटो स्केलिंग का काम है। इसमें हमारा व्हाट वी कैन से, load balancer will never help us to add any virtual machine in the backend. हम्म। Then ठीक है, ठीक है, पता होता पता बट होता ये बट एक ये साथ एक कैसे साथ काम। कैसे काम करती है सर्विसेज? इसको थोड़ी कंफ्यूजन थी। इसमें दोनों सर्विसेज एक साथ इम्प्लीमेंट करना, एलबी ठीक, और ऑटो स्केलिंग। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे, नोट एन इशू। यहाँ पे हमने 35% डिसाइड किया, और ये है क्वेरी ड्यूरेशन। द मीनिंग ऑफ क्वेरी ड्यूरेशन, कि आप ये जो परसेंटेज डिसाइड किया है, राइट, 75% का और 35% का जो आपने डिसाइड किया है, कि अगर इससे ज्यादा अगर CPU यूसेज जाता है तो एक VM ऐड हो जाएगी, और 35% से कम CPU यूसेज होता है तो एक वर्चुअल मशीन रिमूव हो जाएगी। इज इट? जीत, मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जैसे जी, हमारे बाय डिफॉल्ट जो हमने लिया है वो 3 इंस्टेंसेस लिए हैं, राइट? तो स्टार्टिंग में जैसे ही यस। हमारा 75 क्रॉस हुआ तो वो 3 से 4 हो जाएगा, राइट? हाँ जी, तो वो 4 से 5 कब होगा? जब अगला 75% जाएगा। चलो हाँ, एक चीज इसमें और क्लियर कर दूं ताकि आपका ये डाउट जो है ना क्लियर हो सके। हाँ जी। दिस इज आवर क्लस्टर। हमने पहले क्लस्टर में कितने VMs को अटैच किए? हमने 4 लिए थे पहले। नहीं, 3 लिए है ना। अभी तो अच्छा, हमने अभी 3 लिया है। अच्छा, मैं ऊपर वाला डायग्राम देख रहा था। नहीं, अब हमने अच्छा, 75% मैक्सिमम कर दिया और 35% मिनिमम कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है,
मैक्सिमम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक बीएम को ऐड कर देगा हाँ और जी मिनिमम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बीएम को माइनस कर देगा। इज दैट करेक्ट? हाँ जी हाँ जी अब ये क्वेश्चन आता है कि ये 75% सीपीयू किस बीएम का, विच इज नॉट क्लस्टर का। एसोसिएटेड टू इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन, इस पूरे क्लस्टर की बात कर रहा है ये। अच्छा ये मतलब पूरे तीनों क्लस्टर का है। मशीन का मिला हम्म करके, तीनों वर्चुअल मशीन्स का मिला करके अगर सीपीयू यूसेज 75% प्लस जाता है तब बीएम हम्म। ऐड होगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये अच्छा नई ठीक है। वर्चुअल मशीन ऐड हुई, आपका बिजनेस बहुत हम्म अच्छा चल रहा है, राइट? विद हम्म। इन मंथ आपके चारों वर्चुअल मशीन का यूसेज जो है ना 75% हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक वर्चुअल हम्म। मशीन ऐड होती जाएगी, अच्छा ठीक है। राइट? फिर इन 5 मशीनों का यूसेज 75% हुआ तो छठी मशीन आ जाएगी। तो मतलब ये पूरा एवरेज लेगा ये पूरे क्लस्टर का हाँ, वीएम का। इंडिविजुअल का नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द अच्छा ऑल वर्चुअल मशीन दैट यू एडेड इन द क्लस्टर, ठीक है ठीक है है ठीक है ना? डन। हाँ जी एंड एज इट इज ऑटो स्केलिंग में मिनिमम का आप ऐड कर लो, तो ठीक है मिनिमम ठीक में है अगर सबका मिला करके भी भाई 30% नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई वर्चुअल मशीन को रिमूव करना यही स्टार्ट कर देगा, ठीक है ताकि ये ठीक हम, है। 3 रहेगी या 3 में से भी रिमूव होगी? नहीं बिल्कुल तीन में से रिमूव होगी ना, क्योंकि हमने जो मिनिमम डिसाइड किया है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ वन पे है। हमने मिनिमम कितना डिसाइड किया, 1 किया है, और बस मैक्सिमम हाँ 10, ठीक है। 10 से ज्यादा नहीं जाएगी और 1 से कम नहीं होगी। ओके। ठीक है, अब क्वेरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेरी ड्यूरेशन का मतलब ये होता है ना कि कभी कभी आप देखो, हम डे टू डे एक्टिविटी यूज करते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का, तो कभी कभी हमारा जो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है ना 100% दिखाई पड़ जाता है, हाँ कभी जी। कभी सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हमारा 90% के एबव चला जाता है। हम्म। लेकिन ये जो हम्म। सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 90% के प्लस जाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए। हाँ जी। ठीक है ना? तो इट मींस दैट कि एक्चुअल बर्डन नहीं है, कोई ऐसी फाइल जो है हमारे प्रोग्राम फाइल पे हिट किया है जिसकी वजह से सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हमारा इमीडिएटली बढ़ गया है। इज दैट करेक्ट? हाँ जी। अब ये जो क्वेरी है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वीएम है कब ऐड होंगी, या आपकी वर्चुअल मशीन जो है कब रिमूव होंगी। गॉट ओके। इट? इसके लिए आपको कितना समय चाहिए, कितना टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट डिसाइड कर दिया, आई थिंक 5 मिनट में आइडिया लग जाता है, और हम 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा का रिस्क भी नहीं ले सकते। तो ये गॉट इट? हर 5 मिनट में ये क्या थ्रेशोल्ड चेक करेगा बैकएंड पे सीपीयू अरे का? नहीं 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 नहीं, आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन आपने 75% प्लस रखा है, ठीक है ना, कि हाँ जी 75% हाँ जी पे हाँ जी। जाने के बाद आपके पास एक नई वीएम को ऐड करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? अच्छा। अब आपका जो सीपीयू यूसेज है ना पिछले 5 मिनट से 75% प्लस गया, अच्छा। अगर आपका सीपीयू यूसेज 3 मिनट तक 75% प्लस रहा, सिर्फ 3 मिनट तक के लिए, आपका हम्म। कोई भी, आपका ऑटो स्केलिंग आपको कोई वर्चुअल मशीन ऐड करके नहीं देगा। क्योंकि वो फिर कम हो गया 3 मिनट के बाद। क्वेरी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ ना, जो हाँ क्वेरी जी हाँ हमने जी। यहाँ पे सेटअप कर रखी है उसको फुलफिल हम्म। नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसका मतलब कंडीशन होगी ना एक तरह से। ये इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशन, यस। ठीक है डन। है ना? तो यहाँ पे 5 मिनट, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, हम थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, हम्म। इमीडिएटली वीएम नहीं ऐड करना है, तो 10 मिनट इज द बेस्ट। 10 मिनट तक अच्छा हम इंतजार कर सकते हैं कि 10 मिनट तक अगर हमारा सीपीयू यूसेज नहीं जा रहा है इससे ज्यादा, तो ठीक है, ये वर्चुअल मशीन ये अपने आप ऐड कर देगा बैकएंड से। ठीक है ठीक है। ऑल गुड। हाँ जी। चलो हम इसी पे चलते हैं, इसी वाले पार्ट पे चलते हैं। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। एंड यहाँ पे स्केड्यूलिंग का ऑप्शन एक नया ऐड कर दिया इन्होंने। स्केड्यूलिंग का मतलब है कि यू हैव ऑप्शन टू डिसाइड कि आपकी ये स्केड्यूलिंग जो है ना कब से कब तक के लिए रखना चाहते हो। इट गिव अस अ ठीक है। डेट, इट गिव अस अ टाइमिंग एज वेल, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अब आप इसमें कोई एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हो कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, अगर हमारे पास टाइमिंग है स्टार्ट डेट और स्टार्ट एंड डेट की। सर ये ऑटोमेट हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली वो तो नाम से ही लग रहा है ना ऑटोमेटिक शेड्यूल का मतलब ही ऑटोमेटिक टास्क। एक्चुअली कोई बिजनेस आवर्स हैं जिसमें रात को अगर वो शट डाउन हो जाता है तो उसमें शायद कॉस्टिंग हमारी बच जाए जब हमारा बिजनेस शट डाउन। जैसे आप देखते हो ना अभी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ना बिग बिलियन डेज सेल स्टार्ट होती है,
दिवाली सेल अच्छा। स्टार्ट होती है, क्रिसमस सेल हम्म। स्टार्ट होती है या होली सेल स्टार्ट होती है ना, तो उस केस में हाँ जी। हमारे सीपीयू यूसेज के ऊपर, हमारे मशीन्स के ऊपर या वेब सर्वर्स के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता है। करेक्ट। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है 14th ऑफ दिसंबर को मॉर्निंग 8 o'clock से, ठीक है मॉर्निंग 8 o'clock से जो है हमारी सेल स्टार्ट होगी। ओके। क्लियर, ये हमने डिसाइड कर दिया टाइमिंग। 14th of December 8 AM से हमारी जो है सेल स्टार्ट होगी। और एंडिंग की बात करें तो कब तक आपको इसको रखना है, यहाँ पे आप एंडिंग दे दीजिए कि एक हफ्ते का सेल हम चला रहे हैं तो 21 तारीख को रात को 12 बजे के पहले, ठीक है 11 PM को हमारी ये सेल एंड हो जाएगी। इज दैट फाइन? हाँ जी, हाँ जी, मतलब हमने एक तरह से स्केड्यूल लगा दिया है कि इस डेट पे एक्सपेक्टेड है कि ट्रैफिक ज्यादा आएगा। हाँ जी, तो ये हमने ऑटो स्केलिंग कंडीशन लगाया। ये आपका थ्रेशोल्ड बता रहा है, ये आपका जर्नल थ्रेशोल्ड है कि अगर आप एडिटिंग अपने अकॉर्डिंग नहीं करते तो ये मैनेज हो जाएगा। और ये जो इंस्टेंस काउंट है ना, ये 110 3 का मतलब 3 आपने डिसाइड किया है, 1 मिनिमम है और 10 मैक्सिमम है। ठीक है। स्केड्यूल करना ये जरूरी है सर, इस पे मैंडेटरी है स्केड्यूलिंग करना? नहीं भाई, ये तो एग्जांपल है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो करना है नहीं करना है, राइट? जैसे हम ऑटो स्केलिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे वो तो चलता ही रहेगा फिर, नहीं, बट हाँ। स्केड्यूलिंग में पर्टिकुलर टाइम के लिए करेंगे, है ना? सो आ, मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये हम स्केड्यूलिंग कर रहे हैं, ये जैसे फ्लिपकार्ट आपने बोला, इनके रेगुलर डेज पे भी तो ऑटो स्केलिंग चलती रहती होगी। डेफिनेटली चलती रहेगी, लेकिन जब इनके सेल स्टार्ट होते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको एग्जिस्टिंग ऑटो स्केलिंग में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अच्छा, वी कैन अपडेट आफ्टर क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, मतलब हाँ कब, ये स्केड्यूलिंग, ओके। हाँ ये हम कभी भी मैनेज कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन अस कि हम कब इसमें मैनेज करना चाहते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो ना कि हमारा जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? जो हमने नॉर्मल क्लस्टर बना रखा है, वो क्लस्टर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल डेज़ में जो ट्रैफ़िक आते हैं, उनके लिए किसी भी नई वीएम को ये ऐड नहीं करेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम ये सेल चला रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी ट्रैफ़िक जो है इंक्रीज़ हो, तो सिर्फ़ हम ये 7 दिन के लिए रखते हैं, अदरवाइज़ हमारा पुराना सेटअप भी कोई मीन्स पुराना सेटअप भी इनफ है सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो यू कैन जैसे शेड्यूल हमने इट। जैसे हमने ये वीएमएसएस क्रिएट किया, तो उससे जो सेल से पहले हम कोई भी डेवलपर जाके ये शेड्यूल कर देगा कि इतने दिन के लिए उसी उसमें वीएमएस सेम वीएमएसएस में पर्टिकुलर डेज के लिए कि हम वी कैन शेड्यूल, है ना? एग्जैक्टली अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम ड्यूरेशन में अगर बहुत ज्यादा हिट्स आई ना, तो एटलीस्ट ऑटो स्केलिंग रहेगा, तो हमें हेडेक नहीं रहेगी, बार बार उसका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमने ऑटो स्केलिंग लगा दिया, टेंशन फ्री हो गए। अगर सेल बढ़ती है और लोड बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है, तो ऑटो स्केलिंग विल मैनेज ना, वो अपने हिसाब से अच्छा सर, मैनेज कर जो लेगी। पहले से हमने ऑटो स्केलिंग कर रखी थी सपोज 10 इंस्टेंस की, सो जब हम नई वाली करेंगे तो वो नया ऑप्शन हमें देगा या उसी में ही करेंगे? आ, उसी ऑटो स्केलिंग में आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑटो स्केलिंग है तो शेड्यूलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शेड्यूलिंग की जैसे हमने रिक्वायरमेंट शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट तब है जब आपके इंस्टेंस नंबर ऑफ इंस्टेंस इनफ है क्लस्टर में, और वो सभी तरीके के हिट को संभालने के लिए ओके हैं। आपने सिर्फ स्पेसिफिक डेज के लिए स्केलिंग क्रिएट करनी है, तब आप शेड्यूलिंग यूज करेंगे, अदरवाइज आपका बेस इन्वायरमेंट इनफ है, वो सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। अच्छा ठीक सर, है, ये पॉसिबल है कि हमने 10 इंस्टांस कर रखे हैं, ठीक है, उसके हम्म, बाद उसमें शेड्यूलिंग करनी है तो हमें इंस्टांस भी चेंज करने पड़ेंगे? नॉट रिक्वायर्ड, उसी में हो अच्छा, जाएगा ना, रिक्वायर्ड नहीं है। उसी में हो जाएगा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंस्टेंसेस है ना, उसी में हमारा ऑटो हम्म, स्केलिंग भी तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है सर। मतलब इंस्टेंसेस हम ऐड कर सकते हैं, वो तो हम पे डिपेंड है कितना यूज कर रहे हैं उस पे बिलिंग होगी।
हाँ, जो हमारा यूसेज है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी। हाँ जी। सो आई एम गोइंग टू सेव द ऑटो स्केलिंग। बाकी तो सारी चीजें सेम ही थी, हमने नेटवर्क भी इसको चेंज करके देख लिया था, पब्लिक आईपी एड्रेस भी इन्वॉल्व करके इसमें देख लिया था, 3389 पोर्ट भी एक्टिवेटेड है। सो लेट मी प्रोसीड टू क्रिएट। इसको हम करते हैं अभी क्रिएट। हमारा ऑटो स्केलिंग सॉरी वीएमएसएस जैसे रेडी होता है, विल टेक द आरडीपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। जो भी इसमें वीएम्स में हमने जो भी वीएम तैयार कर रखे हैं उनको आरडीपी एक्सेस करेंगे। एंड लेट वी चेक कि उनका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन कितना हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सीपीयू यूसेज। डेफिनेटली इट विल ऐड अ वर्चुअल मशीन और रिमूव द वर्चुअल मशीन। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, राइट? ओके। एवरीथिंग इज ओके, लेट्स प्रोसीड टू क्रिएट। इट इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे ये रेडी होता है हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे। ओके, ठीक है। Our VMSS is ready to use. So let's check the number of instances that we created. डेमो ओके। VMSS ये आपका एक तरीके से कंटेनर है जिसमें आप इंस्टेंसेस वाले आइकॉन पे जाएंगे ना, तो इन द आइकॉन हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स वी डिसाइडेड 3। but unfortunately we are able to find only two. अभी थ्रेशोल्ड ही कम हुआ। चलो एक बार हम इसका सीपीयू यूसेज देखते हैं कि इसका सीपीयू यूसेज कितना है। ओवरव्यू में जाएंगे, मॉनिटर पे क्लिक करेंगे एंड इट गिव अस सीपीयू ऑप्शन टू यूसेज। आइडेंटिफाई द सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा सा डिले आएगा, आई थिंक 1 से 1.5 मिनट इसका डिले है। ठीक है। इफ द सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन इज लेस देन 35, जैसे हमने डिसाइड किया था, हाँ जी। अगर अभी भी हमारा सीपीयू यूसेज जो है 35% से कम जाएगा ना, तो ये जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन्स हैं उनको भी रिमूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। 33.21 है, इसका मतलब कि 35% से नीचे है तो मे बी कि
इसमें से क्लस्टर में से कुछ और वर्चुअल मशीन्स भी हमारी रिमूव होंगी। वो 10 मिनट के बाद होगी, अगर ये 35 से कम रहा तो एक और कम हाँ, हो जाएगी। 5 मिनट हमने डिसाइड किया है, तो 5 मिनट, 5 मिनट के हाँ अंदर 5 मिनट, या ठीक है। इंस्टेंसेस जो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये VMSS है, आप इसमें वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें चेंजेस कर एक और सकते हैं। चली गई। ठीक है, अभी ये नहीं रिमूव होगी बिकॉज यू नो दैट कि हमने मिनिमम 1 डिसाइड किया था। ठीक है, पर ये तो 5 मिनट से जीत पहले ही चली गई। नहीं, वो टोटल काउंट किया होगा 5 मिनट बैकएंड से। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है, हो गया, क्लियर है। ठीक है, और ऐड करने के लिए हमें इस पे बर्डन देना पड़ेगा, और बर्डन के लिए मतलब बैट फाइल वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ BMSS। आपने क्या करना है इसमें सेटअप करने के लिए, अभी हमने VMSS क्रिएट किया विद ऑटो स्केलिंग ओनली, आई थिंक, राइट? बट हाँ यू जी, शुड कॉन्फ़िगर VMSS विद ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर्स। ओके, आप LB भी क्रिएट करोगे, ठीक है ना? यू नीड टू क्रिएट द लोड बैलेंसर, और उसके साथ साथ ऑटो स्केलिंग भी आपके पास इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जिससे दोनों आइडिया लग जाएगा, एंड बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो टास्क है बिल्कुल अलग है। ऑटो स्केलिंग अलग तरीके से काम करता है, और BMSS अलग डिफरेंट तरीके से मैनेज करता है। ओके। इज दैट क्लियर? तो ये छोटे से टॉपिक थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोड बैलेंसिंग कवर करना एंड लेट मी नो। एंड नाउ लेट मी मूव आवरसेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट web hosting. You can say that, not a kind of web hosting, you can say that the web server. ठीक है, Azure Web Application Services. So in case of Azure Web Application Services, which is contain 4 different option, web application के केस में 4 अलग अलग तरीके का ऑप्शन होता है, and according to the requirement you can proceed with any of them. ओके, I'm going to create Azure. I'm just going to open Azure Web App because the web app is also a part of compute resources. ये भी हमारा compute का part है. Compute पे click करेंगे and it will redirect you on the page of Azure Web Application Services. यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के अंदर आएंगे तो ऐप सर्विसेज के नाम से एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. ओके, Whenever we open the app services, it will redirect you on this particular page and it will provide us a multiple option. यहाँ पे हमें multiple options provide कर रहा है. क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इट विल गिव अस अ ऑप्शन टू क्रिएट आवर वेब एप्लीकेशन. जस्ट लेट मी डिलीट इट. क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सी वी आर एबल टू फाइंड 4 डिफरेंट ऑप्शन. वेब एप्लीकेशन, सेकेंड स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, थर्ड वेब एप्लीकेशन प्लस डेटाबेसेस, एंड लास्ट है वर्डप्रेस ऑन वर्डप्रेस ऑन एप्लीकेशन सर्विसेज. ओके, यहाँ पे हमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. मीनिंग इसमें क्या है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो लास्ट ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, जो लास्ट लास्ट ऑप्शन है वर्डप्रेस ऑन ऐप सर्विसेज, द मीनिंग ऑफ वर्डप्रेस ऑन ऐप सर्विसेज, अगर आप WP या अपना CMS बेस्ड वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, द मीनिंग ऑफ CMS बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की हेल्प से
अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं एंड नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ कोडिंग या किसी भी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। बिना कोड या लैंग्वेज की अगर आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं देन यू कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और इसके पहले अगर हम वेब एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस की बात करें, आप एक ऐसी डॉटनेट की, पीएचपी की, जावा की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं जिसके साथ डेटाबेस आपका इन्वॉल्व रहेगा, जिसके साथ आपका डेटाबेस कनेक्टेड रहेगा। ओके। स्टैटिक वेबसाइट जिसमें कोई भी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टैटिक का मतलब है कि इट इज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट जिसमें आप कोई भी डायनेमिक थिंग्स नहीं ऐड कर सकते। ये भी आपकी जैसे कोड ब्लॉग्स बेस्ड ही वगैरह। रहेगी। ब्लॉगिंग वगैरह बोल सकते हैं, यस। ठीक है। एंड वर्डप्रेस के अलावा जितने भी ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस, स्टैटिक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें आपको कोडिंग वाली वेबसाइट होस्ट करनी है। यू हैव टू ऐड द अच्छा। कोड वाली वेबसाइट, यू नीड टू अपलोड द कोडिंग वेबसाइट टू एक्सेस योर टू सेट अप आवर होस्ट, टू सेट अप आवर वेबसाइट विद हेल्प ऑफ एज्योर। सो ठीक व्हाट है। आई एम गोइंग टू डू, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट। बेसिक हम्म। इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। नेम आपको यूनिक रखना पड़ेगा। डेमो वेब 1988 ये हमारी वेबसाइट का नाम होगा। और नो नीड टू डू एनीथिंग, दिस इज द पैनल वेयर वी कैन डिसाइड द प्लान। यहाँ पे अभी प्रीमियम V2 एप्लीकेशन प्लान चल रहा है। लेट्स चेक कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है हमें। ये अपने पास प्लान की लिस्ट हो गई। जैसे वर्चुअल मशीन के कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट होती है, वैसे एज्योर पैस सर्विसेज की भी लिस्ट होती है। ओके। एज्योर पैस सर्विसेज में आपके पास जो प्लान्स की डिटेल है, फ्री है ये आपका, बट इसमें सीडीएन और ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। दिस इज द बेसिक प्लान, ये स्टैंडर्ड प्लान है और ये प्रीमियम प्लान है। ठीक है। ओके। हर एक प्लान की एक मींस यू हैव टू पे द अमाउंट। इसमें कॉस्टिंग वगैरह अभी तो नहीं दिखा रहा है, बट अगर आप चेक करेंगे तो इसमें प्राइसिंग की डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। हम्म। बेसिक प्लान की बात करें तो इसमें 1 कोर का प्रोसेसर और लगभग 1.75 गीग की हार्ड डिस्क रैम मिलेगी और 10 GB स्टोरेज मिलेगा। 10 GB के आसपास का आपके पास स्टोरेज मिलेगा। और the capacity of 10 gig of storage that you can use to upload your website। तो वेबसाइट डेटा उतना ज्यादा रहता नहीं, ज्यादा हार्डली 1 या 1.5 GB का, वो भी बहुत हैवी वेबसाइट है तो। ठीक है। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद स्टैंडर्ड 3.5 गिग और 256 GB का स्पेस मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको वर्चुअल नेटवर्क प्लस एप्लीकेशन प्लस डीबी प्लस प्राइवेट डीएनएस ये सारी सर्विसेज रहेंगी। ईमेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एज्योर कम्युनिकेशन सर्विस ईमेल आपको मिल जाएगी जिसमें आप डायरेक्टली अपना टिकट रेज कर सकते हैं। सीडीएन ये आपकी हेल्प करेगा। सीडीएन आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए चार्जेस अलग जाएंगे। ब्लॉब स्टोरेज आप यूज कर सकते हैं इसमें। एज्योर ब्लॉब स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हैं। और केसिंग फ्री है, बैकअप होगा आपका। और स्केलिंग भी आप सेटअप कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग, स्केल अप स्केल डाउन दोनों है। कस्टम डोमेन अलाउड। SSH एंड SFTP, माई PHP एडमिन, मतलब ये आपका सी पैनल, ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी स्टैंडर्ड प्लान के अंदर। आई एम गोइंग टू create our plan. Select the WordPress setup and this is the username. The username is cloud 1988। यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं। Next, no need to do anything. हम्म। This is the location of your data। आप अपनी वेबसाइट किस लोकेशन में होस्ट करना चाहते हैं। So I wanted to set up our website in India location। Everything is okay, we haven't set up any kind of virtual machine। यहाँ पे हमारे पास कोई virtual network नहीं है, सॉरी। और ये इसको हम करते हैं क्रिएट। तो ये वर्डप्रेस का सेटअप हम बना रहे हैं अभी। ठीक है।
दिस इज डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपका वर्डप्रेस का डेटाबेस का पासवर्ड है। ये बाय डिफॉल्ट आपका यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। और ये आपका वर्डप्रेस सेटअप करने के लिए पासवर्ड है। यूजर नेम क्लाउड 1988 ये हमें याद रखना है। और पासवर्ड इसका है क्लाउड एट 1234। ये हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बिकॉज इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ओके। नाउ क्लिक क्रिएट। इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वेट करते हैं इसमें। ओके। Okay.
ओके, वेब सर्वर इज रेडी टू यूज। वैसे हमने हाँ जी। वर्डप्रेस सर्वर सेटअप किया है, एंड नाउ बाय यूजिंग दिस वर्डप्रेस सर्वर हम अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट ऑन ब्राउजर। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ वेबसाइट, जो डिफॉल्ट वेबसाइट है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, और उसके बाद ये ऑप्शन देगा कि हाउ यू कैन मैनेज योर ऑन वेबसाइट। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें वेबसाइट कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये वर्डप्रेस, प्लीज वेट, वर्डप्रेस इज इनिशियलाइजिंग, इनिशिएटिंग। सो व्हाट यू नीड टू डू, हमें डैशबोर्ड चाहिए। तो डैशबोर्ड के लिए आप टाइप करेंगे /admin -wp। ये आपको लॉगिन पेज जहां पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी कैन एक्सेस इट। हम एडमिन में सारी एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं ना सारी? हाँ, एडमिन पेज का हम यूसेज ही इसीलिए करते हैं कि इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, जो ठीक है। वेबसाइट बनानी है, जो भी टास्क होगा परफॉर्म करना है, वो हाँ सभी जी। चीजें। ओके। तो जीत, हमको डोमेन अगर चाहिए तो वो अलग से बाय करना पड़ेगा या यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा दोनों वेबसाइट ऑप्शन के है, लिए? यहाँ से भी खरीद सकते हैं, अच्छा, और godaddy.com से भी परचेज किया जा ठीक है, सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वेबसाइट इनिशिएट होने में टाइम लगता है, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ठीक है, अ, थोड़ा सा लॉन्ग प्रैक्टिकल इसमें। डन। ठीक है जीत, ठीक है, ठीक है, डन। चलो, कल मिलते हैं। मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ वन ड्राइव का, मैं ठीक है कॉन्फ़िगर जीत, करता हूँ कल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। या टेक केयर, बाय।